नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की क्लास में हम BA 6 सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का पेपर आपका जो दूसरा है, जो सेकंड आपका पेपर है, इसकी आज हम लिखित टाइप की क्लास लेके आए हुए हैं। कल आपका MGQB का पेपर लगा हो, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास हमारी साबित होगी। और रज्जू भैया में भी आपका लिखित का पेपर होगा, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हमारी क्लास रहेगी। बच्चों, आपका दूसरा पेपर है पॉलिटिकल साइंस का। इसमें आपको इंटरनेशनल रिलेशंस एंड पॉलिटिक्स के बारे में आपको पढ़ना है। 2 घंटा आपका समय दिया जाएगा। पूरा पेपर आपका 75 नंबर का औचित्य होगा। तो सबसे पहले यहाँ से बच्चे हम सेक्शन ए के प्रश्नों को सोल्व करेंगे। इसमें टोटल आपके 5 क्वेश्चन आएंगे, जो कि प्रत्येक प्रश्न आपको करना रहेगा। 2 नंबर का आपका प्रत्येक आपका जो कि क्वेश्चन रहेगा। यहाँ से 10 नंबर आपके क्लियर होंगे। तो पहला क्वेश्चन इसका देखिएगा कि खेल सिद्धांत के प्रकार क्या है। तो सबसे पहले खेल सिद्धांत क्या है इसको समझेंगे, फिर इसके जो टाइप्स है इसको हम कराएंगे। फिर कि शक्ति संतुलन क्या है, इसका अर्थ क्या क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा। फिर कि निशस्त्रीकरण की अवधारणा क्या है। उसके बाद है उत्तर दक्षिण संवाद क्या है और विचारधारा का अंत। तो इन सभी क्वेश्चनों को हम देखेंगे। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो खेल सिद्धांत है इसको समझ लीजिए। क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर बनेगा। गेम थ्योरी ये बच्चों एक ऐसा गणितीय और जो तार्किक ढांचा है जो राष्ट्रों मतलब जो है देशों के बीच राजनीतिक बातचीत का विश्लेषण करता है, या जो है मानता है कि अंतर्राष्ट्रीय फैसले जो है परस्पर निर्भर हैं और एक देश का निर्णय दूसरे देश की प्रतिक्रिया पर निर्भर करता है, जहां प्रत्येक पक्ष अपने लाभ को अधिकतम जो करने का प्रयास जो करता है। ठीक है। तो खेल बच्चों सिद्धांत क्या है, एक ऐसा जो है जरिया है जिससे जो है समझा जाता है कि विभिन्न देश संकट या शांति के समय जो है फैसले कैसे लेते हैं। अब ऐसे भी कह सकते हो, यदि और हम सरल शब्दों में हम कहें तो यह बच्चों अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को एक चेस मतलब जो शतरंज की खेल की तरह देखता है, जहां हर देश का एक बच्चों खिलाड़ी है और उसका हर कदम दूसरे देश के कदम पर जो निर्भर करता है। ठीक है। इसके हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कि मान लीजिए 2 देश है, एक ए देश है दूसरा बी है। मान लीजिए कोई 2 देश हैं और दोनों जो है परमाणु हथियार जो कि कम करते हैं, तो दोनों सुरक्षित हैं और जो है पैसा भी जो है बचता है। यदि जो है एक जो है हथियार कम करता है और दूसरा जो है परमाणु हथियार बढ़ाता है, तो दूसरा देश बच्चों आक्रामक स्थिति में आ सकता है, क्योंकि दूसरा देश जब शक्तिशाली हो जाएगा तो पहले वाले देश पर जो कि अपना दबाव बनाएगा। इसी को हम गेम थ्योरी कहते हैं बच्चों। इसका रिजल्ट क्या होगा बच्चों, अविश्वास के कारण दोनों देश हथियार बढ़ाते रहते हैं और जो दोनों के लिए जो है नुकसानदेह होता है। फिर है जैसे कि क्यूबा जो है मिसाइल संकट। तो जैसे कि अमेरिका और जो है सोवियत संघ के बीच टकराव में दोनों ने जो कि अडियल जो कि रुख अपनाया। और यह बच्चों एक ऐसा जो है खेल है जहां यदि कोई एक पीछे नहीं हटता है तो दोनों का विनाश जो कि निश्चित था। अंत में सोवियत संघ ने जो है पीछे हटकर जो कि संकट को जो है टाला। तो खेल सिद्धांत का बच्चों उपयोग जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, कूटनीति, संघर्ष के निर्णय लेने की प्रक्रियाओं को समझने में जो किया जाता है। इसी को हम गेम थ्योरी कहते हैं। अब यहाँ से अगला जो क्वेश्चन बच्चों था कि इसके प्रकार क्या है, जो कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था खेलों के प्रकार। जैसे कि जीरो सम जो है गेम्स, मतलब जो है इसमें कुल खिलाड़ियों की हानियों का अर्थ दूसरे खिलाड़ियों का लाभ होता है, इसका पहला प्रकार है। फिर दूसरा इसका प्रकार है कांस्टेंट जो है सम गेम्स। ये बच्चों प्रकार ये जो है इस प्रकार के खेल का है जिसमें जो है किसी भी पक्ष को किसी जो है दूसरे की कीमत पर जो है लाभ नहीं मिलता है। तीसरा इसका जो प्रकार है बच्चों नॉन जीरो गेम्स है। ठीक है। इस प्रकार का खेल बच्चों उपरोक्त दोनों प्रकार के खेलों के बीच की स्थिति का एक योग माना जाता है, द्योतक माना जाता है। और इसमें जो है खेल के विभिन्न पक्षों के बीच प्रतिस्पर्धा भी रहती है, संघर्ष भी रहता है और सहयोग भी रहता है। तो इसके प्रकार आपको लिखना है। अब यहाँ से शक्ति संतुलन क्या है इसको समझ लीजिए, बैलेंस ऑफ पावर। तो ये बच्चों अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विभिन्न देशों और समूहों के बीच शक्तियों को इस प्रकार बराबर रखना कि कोई भी देश इतना शक्तिशाली ना हो कि वह जो है दूसरे देश पर जो है हावी हो सके या फिर उन पर जो है हमला कर सके। तो शक्ति बच्चों संतुलन क्या है, ये बच्चों अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो है विभिन्न देशों या जो है समूहों के बीच शक्तियों को इस प्रकार बराबर जो है रखना है कि कोई भी देश इतना शक्तिशाली ना हो कि वह दूसरे देश को जो है उस पर जो हमला करे, उस पर हावी हो सके। इसी को हम शक्ति जो है संतुलन कहते हैं। यह बच्चों स्वतंत्रता, शांति, स्थिरता बनाए रखने का प्रमुख साधन है।
जहां विरोधी देशों की शक्ति का वितरण संतुलित रहता है। इतनी परिभाषा आपको लिखना है। अब यहाँ से बच्चों निशस्त्रीकरण क्या है इसकी परिभाषा समझ लीजिए, इसका अर्थ समझ लीजिए। यह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बनेगा। देखो, निशस्त्रीकरण इसका बच्चों अर्थ होता है कि अस्त्र शस्त्र की संख्या में कमी करना या फिर उन्हें पूरी तरह से जो है समाप्त करना। इसमें बच्चों जो है देशों के द्वारा अपने सैन्य हथियारों, विशेषकर विनाशकारी जो हथियार हैं जैसे कि परमाणु बम, रासायनिक, जीवाणु हथियार को नष्ट कर देना अथवा जो है उनको सीमित कर देना इसमें शामिल है। ठीक है, तो निशस्त्रीकरण क्या है बच्चों? वह प्रक्रिया है जिससे विभिन्न देशों के द्वारा अपने अस्त्र शस्त्रों की संख्या में कमी की जाती है या फिर उन्हें जो है पूर्णतः समाप्ति किया जाता है। इसी को हम निशस्त्रीकरण कहते हैं। मतलब जो देश होते हैं विभिन्न, जो उनके परमाणु हथियार है या फिर जो उनके जो भी हथियार हैं, चाहे परमाणु हो फिर रासायनिक हो, उसमें कमी करना या फिर उनको जो है समाप्त करना, इसी को हम निशस्त्रीकरण कहते हैं, बिना शस्त्र के। और भी इसका अर्थ लिखा हुआ है। तो निशस्त्रीकरण का बच्चों अर्थ है सिर्फ जो है हथियारों के घटाव या जो है समाप्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य है कि वैश्विक शांति की स्थापना और देश देश के बीच युद्ध की संभावना को न्यूनतम करना, मतलब जो है कम करना। और इसका प्रयोग बच्चों मुख्यतः अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति बनाए रखने हेतु किया जाता है। सारांश में हम कहें तो निशस्त्रीकरण का बच्चों अर्थ है कि युद्ध के साधनों का जो है कम या जो है उसको समाप्त करना, जैसे कि परमाणु, रासायनिक, जैविक हथियारों का जो है नियंत्रण जो है उसे नष्ट करना भी इसमें आता है। इसका उद्देश्य बच्चों विश्व शांति स्थापित करना और हथियारों की जो है दौड़ पर जो है रोक लगाना इसका उद्देश्य है। इस तरह से आपको लिखना है। अब यहाँ से उत्तर दक्षिण संवाद क्या है इसको भी समझ लीजिए। उत्तर दक्षिण बच्चों संवाद जो है, उत्तर मतलब होता है विकसित, ठीक है, और दक्षिण का मतलब होता है अविकसित या फिर अल्प विकसित देश। तो इन देशों के बीच जो आर्थिक जो असमानता है इसको दूर करने, व्यापार नियमों को जो है निष्पक्ष बनाने और तकनीकी सहायता के लिए चल रही जो वार्ताएं हैं उनकी एक प्रक्रिया है ये। यह बच्चों मुख्य रूप से 1970 के दशक में शुरू हुआ था और इसका मुख्य जो उद्देश्य है वैश्विक आर्थिक प्रणाली में जो सुधार लाना इसका उद्देश्य है। यदि हम सरल शब्दों में तो कहें बच्चों तो यह जो है विकसित राष्ट्रों, मतलब जो विकसित देशों के द्वारा जो विकासशील देश हैं इनकी जो है सहायता करने, न्याय संगत जो है वैश्विक आर्थिक व्यवस्था बनाए रखने की बातचीत ये है एक प्रकार की। अब यहाँ से बच्चों विचारधारा का अंत इसको भी समझ लीजिए। ये बच्चों एक प्रमुख राजनीतिक जो कि सामाजिक सिद्धांत है जो 1950 और 60 के दशक में डेनियल बेस जैसे विचारक के द्वारा जो है दिया गया है। ये बच्चों विचारधारा का जो अंत, इसका अर्थ होता है कि उन्नत औद्योगिक और लोकतांत्रिक समाज में पूंजीवादी और समाजवाद जैसी जो कट्टरपंथी जो विचारधारा है इनके बीच जो है संघर्ष जो है समाप्त हो गया है, इसका अर्थ होता है। तो निष्कर्ष में हम कहें तो यह सिद्धांत बच्चों मानता है कि अब जो है समाज हमें क्या करना चाहिए, विचारधारा के बजाय हमें जो है इसे कैसे बेहतर बना सकते हैं, इसको हम मतलब तकनीकी सहायता से या फिर व्यवहारिक तरीके से इस पर ध्यान जो है केंद्रित करता है। हालांकि कुछ विद्वान इसे पूरी तरह से सही नहीं मानते हैं, इसे पश्चिमी विचारधारा की श्रेष्ठता सिद्ध करने का प्रयास जो है मानते हैं। अब यहाँ से सेक्शन आपका बी आ चुका है। इसमें टोटल आपके 8 क्वेश्चन आएंगे जो कि 5 ही क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन देखिएगा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति क्या है, जो कि आपका पेपर का नाम ही है। इसकी परिभाषा हम समझाएंगे आपको, इसका क्षेत्र क्या है, ठीक है, इसकी प्राकृत क्या है भी आपको समझाएंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय बच्चों राजनीति क्या है इसको समझ लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय बच्चों राजनीति जो कि शब्द से स्पष्ट हो रहा है, विभिन्न देशों के बीच की जो राजनीति है इसी को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति बच्चों वह क्षेत्र है जिसमें विभिन्न देशों के बीच जुड़ाव, संघर्ष, सहयोग, समुदायों का अध्ययन किया जाता है। यह बच्चों राजनीति का एक हिस्सा है जो देशों के बीच शक्ति, सुरक्षा, आर्थिक हित, मौद्रिक नीति और वैश्विक अर्थव्यवस्था से जो संबंधित है। तो सरल शब्दों में हम कहें तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विभिन्न राष्ट्रों के बीच राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक जो है संबंधों का अध्ययन किया जाता है और जिसमें वे जो है अपने राष्ट्रीय हितों को प्राप्त करने के लिए रणनीतियां बनाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है बातचीत करते हैं, ठीक है। अब बच्चों इसकी प्राकृत क्या है इसको भी समझ लीजिए। तो इसकी प्राकृत को हम बच्चों विभिन्न बिंदुओं के माध्यम से समझेंगे, जैसे कि राजनीतिक संबंधों का अध्ययन। तो बच्चों इसमें हम जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, विभिन्न देशों के बीच जो राजनीतिक, आर्थिक, जो सामाजिक, जो सैन्य संबंध है इसका इसमें अध्ययन किया जाता है। यह बच्चों शक्ति, हित, सहयोग के आधार पर देशों के व्यवहार को समझने का जो प्रयास करता है। फिर एक शक्ति और जो हित, इसमें बच्चों मुख्य रूप से राष्ट्रों के बीच शक्ति
संतुलन, राष्ट्रीय हित, सुरक्षा की अवधारणाएं इसमें शामिल होती है और देश अपने हितों की रक्षा के लिए जो रणनीतियां बनाते हैं। उसके बाद है संकट और जो सहयोग। तो अंतर्राष्ट्रीय रणनीति में संघर्ष और सहयोग दोनों होते हैं और कभी कभी जो है देश आपस में टकराते हैं, तो कभी जो है संयुक्त प्रयासों से वैश्विक समस्याओं का जो है समाधान करते हैं। फिर इसका अगला बिंदु है अराजकता की स्थिति। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में बच्चों कोई सर्वोच्च सत्ता जो कि नहीं होती है, इसलिए इसे अराजकता की स्थिति भी माना जाता है, जहां प्रत्येक राष्ट्र अपनी सुरक्षा और हितों के लिए जो है स्वतंत्र होता है। उसके बाद है बहुआयामी क्षेत्र। तो बच्चों क्षेत्र केवल राजनीति नहीं है, बल्कि आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय मुद्दों को भी जो है शामिल करता है। इसके तो हम बच्चों क्षेत्र की बात करें, जैसे कि राष्ट्रीय सुरक्षा जो है रक्षा नीति। तो देश की सुरक्षा से संबंधित जो नीतियां हैं, जो सैन्य रणनीतियां हैं, इसका क्षेत्र है बनाना। फिर एक विदेशी नीति, तो एक देश की अन्य देशों के साथ जो संबंध स्थापित करने उसको बनाने की नीति। फिर एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र, विश्व व्यापार संगठन आदि, जो वैश्विक सहयोग, शांति बनाए रखने में जो भूमिका निभाते हैं। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय कानून, तो देशों के बीच बच्चों नियम, समझौते जो उनके व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। फिर के वैश्विक मुद्दे, जैसे कि पर्यावरण संरक्षण, आतंकवाद, मानवाधिकार, आर्थिक सुरक्षा इत्यादि, इसका बच्चों क्षेत्र है। फिर के अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध, मतलब जो व्यापार, निवेश, आर्थिक सहयोग के क्षेत्र। उसके बाद है सांस्कृतिक और जो सामाजिक आदान प्रदान। तो देशों के बीच बच्चों सांस्कृतिक, शैक्षिक, सामाजिक संबंध, तो ये बच्चों इनके सभी क्षेत्र हैं। अब यहाँ से बच्चों सामूहिक जो सुरक्षा की अवधारणा क्या है, इसको आपको स्पष्ट करना है। फिर के अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन की व्यवस्था सिद्धांत क्या है। उसके बाद है कि नई विश्व व्यवस्था पर आपको टिप्पणी आपको लिखना है। तो चारों क्वेश्चनों को देखेंगे। तो सबसे पहले बच्चों सामूहिक सुरक्षा क्या है, कलेक्टिव सिक्योरिटी क्या है, इसको समझ लीजिए। ये बच्चों एक ऐसी जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है जिसमें सभी राष्ट्र, मतलब जो सभी देश मिलकर एक दूसरे की सुरक्षा की जो है गारंटी देते हैं। इसका बच्चों मूल सिद्धांत जो है एक पर हमला तो सब पर हमला, इस पर आधारित है। यह बच्चों प्रणाली जो है युद्ध को रोकने, शांति बनाए रखने के लिए, एक सबके लिए जो है और सबके लिए एक मंच का जो है काम ये करती है। ठीक है, यदि हम दूसरे शब्दों में हम कहें तो सामूहिक सुरक्षा का बच्चों तात्पर्य एक समूह या जो संगठन के सदस्य मिलकर एक दूसरे देश की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। यह अवधारणा बच्चों मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, रक्षा नीतियों में उपयोग की जाती है, जहां कई देश मिलकर एक जो कि गठबंधन बनाते हैं, ताकि किसी एक देश पर हमला होने की स्थिति में सभी देश मिलकर उस पर हमले का प्रतिकार कर सके। ठीक है, जैसे कि नाटो, G7, तो इस तरह से बहुत सारे जो कि संगठन हैं, जो कि इन देशों पर तो कोई हमला करेगा तो ये सभी देश मिलकर जो है उसकी रक्षा करेंगे। ठीक है, फिर जो है उस पर हमला करेंगे विपक्ष में। तो सामूहिक सुरक्षा की बच्चों अवधारणा का जो मुख्य उद्देश्य है, ये किसी भी सदस्य देश पर हमला होने की स्थिति में सभी सदस्य देश मिलकर उस पर हमले का प्रतिकार करेंगे। और इसका उदाहरण है जैसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ और जो है नाटो जैसे संगठन, जो सामूहिक सुरक्षा और जो है नीति पर आधारित हैं। अब यहाँ से बच्चों अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन का व्यवस्था सिद्धांत है, इसको भी समझ लीजिए। ये बच्चों मुख्यतः मार्टन कैपलान के द्वारा ये प्रतिपादित है। यह बच्चों जो है विश्व राजनीति को एक व्यवस्था के रूप में देखता है सिद्धांत, जहां विभिन्न राष्ट्र, मतलब जो है विभिन्न देश परस्पर जो है जुड़े हुए हैं। इस सिद्धांत के अनुसार बच्चों एक राष्ट्र का व्यवहार अन्य राष्ट्रों को प्रभावित करता है और पूरी व्यवस्था में सहयोग, संघर्ष का जो है माहौल बनाता है। तो निष्कर्ष में हम कहें तो यह बच्चों सिद्धांत जो है यह समझने में मदद करता है कि विश्व स्तर पर होने वाली छोटी घटना, जैसे कि युद्ध, संधि, ये कैसे पूरी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को हिला सकती है, इस पर ध्यान केंद्रित करता है। तो नई विश्व व्यवस्था क्या है बच्चों, एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक ऐसा विचार है जो वैश्विक शक्ति संतुलन, नियमों, गठबंधों के बड़े बदलाव को दर्शाता है। सरल शब्दों में हम कहें बच्चों, तो जब पुरानी वैश्विक जो व्यवस्था है जब कमजोर हो जाती है और नई व्यवस्था उसका जो है स्थान ले लेती है, तो उसी को बच्चों हम नई विश्व व्यवस्था कहा जाता है। सिंपल सी परिभाषा है, ये सरल शब्दों वाली परिभाषा आपको याद रखना है। ठीक है, अब बच्चों इसके चरण क्या हैं वो भी समझ लीजिए। इसका प्रथम बच्चों चरण है जैसे कि राष्ट्रों के संघ और बाद में जो है संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई। उसके बाद है द्वितीय चरण, इसमें है बच्चों जैसे कि सोवियत संघ के विघटन के बाद अमेरिका एकमात्र जो कि महाशक्ति बना। फिर तृतीय बच्चों इसका जो चरण है, अब जो है विश्व बहुध्रुवी बन रहा है, जहां शक्ति किसी एक देश के हाथ में नहीं है। अब बच्चों वर्तमान जो है नई विश्व व्यवस्था के प्रमुख जो लक्षण हैं उदाहरण से समझिएगा, जैसे कि
ध्रुवीय जो है विश्व, ठीक है, इसका उदय। अब बच्चों अमेरिका अकेले जो है पूरी दुनिया में फैसले नहीं बदल सकता है, क्योंकि बच्चों चीन, भारत और रूस जैसे देश वैश्विक मंच पर जो है मजबूत शक्ति बनकर जो है उभरे हैं। ठीक, उदाहरण के लिए जैसे कि ब्राजील, रूस, भारत, चीन और जो है दक्षिण अफ्रीका, ये संगठन का विस्तार है बच्चों। और इसमें जो है अब मिस्र, इंडोपिया, ईरान और जो है यूएई जैसे जो है नए देश भी शामिल हो रहे हैं, जो पश्चिमी देशों G7 का जो कि प्रभुत्व को चुनौती दे रहे हैं। अगला देखिएगा कि राष्ट्रीय हित के अभिवृद्धि के साधन क्या है। राष्ट्रीय हित क्या है, इसको सबसे पहले समझेंगे, इसके जो साधन है उसको समझेंगे। शीत युद्ध क्या है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% फंसेगा, इसके कारण क्या है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दक्षिण पूर्व एशिया का महत्व क्या है। सीमा पर आतंकवाद, इन सभी को कराएंगे हम। तो सबसे पहले बच्चों राष्ट्रीय हित क्या है, इसको समझ लीजिए। तो राष्ट्रीय हित क्या है बच्चों, राष्ट्रीय हित का अर्थ होता है वह समग्र हित है या फिर लाभ है जो किसी देश के नागरिकों, उसकी संप्रभुता, सुरक्षा, आर्थिक विकास, सामाजिक जो है समृद्धता और सांस्कृतिक पहचान से जो है जुड़ा होता है, या देश के दीर्घकालीन विकास स्थिरता के लिए जो आवश्यक होता है। इस तरह से आपको लिखना है। अब इसके बच्चों पहलू क्या है, जैसे कि सुरक्षा और जो है संप्रभुता, तो देश की सीमाओं की रक्षा करना, उसकी जो है स्वतंत्रता का संरक्षण करना, इसका जो है जो कि पहलू है। दूसरा पहलू बच्चों इसका है आर्थिक विकास, तो देश की आर्थिक समृद्धि, संसाधनों का जो है न्याय संगत उपयोग करना, इसका पहलू है। फिर एक सामाजिक जो है समृद्धता, मतलब जो सभी वर्गों समुदाय के बीच समानता, भाईचारे को जो है बढ़ावा देना। फिर एक सांस्कृतिक पहचान, देश की जो है सांस्कृतिक विरासत और मूल्यों का जो है संरक्षण करना। फिर एक वैश्विक जो है प्रतिष्ठा, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की छवि और जो है उसका सम्मान करना, सब इसके पहलू है। तो संक्षेप में हम कहें तो राष्ट्रीय हित एक व्यापक जो है कि हित है, वह व्यापक हित है जो देश के सभी नागरिकों के कल्याण, देश की स्थिरता के लिए आवश्यक है, या जो व्यक्तिगत और समूह विशेष के हितों के ऊपर होता है और देश की एकता, सुरक्षा, विकास को जो प्राथमिकताएं देता है। इस तरह सबको लिखना है। अब यहाँ से बच्चों राष्ट्रीय हितों की अभिव्यंजना के साधन क्या है, इसको भी समझ लीजिए। जैसे कि पहला साधन है बच्चों शिक्षा, तो शिक्षा के माध्यम से जनता को जो है साइंटिस्ट जो है बनाया जा सकता है। उसके बाद है स्वास्थ्य, तो स्वस्थ बच्चों नागरिक ही राष्ट्र की प्रगति में योगदान दे सकते हैं। उसके बाद है आर्थिक विकास, तो आर्थिक विकास से रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं और जीवन स्तर में जो है सुधार होता है। उसके बाद है सुरक्षा, तो आंतरिक और बाह्य सुरक्षा सुनिश्चित करने से राष्ट्र की स्थिरता जो कि बनी रहती है। उसके बाद है सांस्कृतिक और जो है परंपरा, ठीक है, संस्कृत और जो है परंपरा, तो संस्कृत और परंपरा का संरक्षण राष्ट्रीय पहचान को जो है मजबूती बनाता है। उसके बाद है वैज्ञानिक और तकनीकी विकास, तो वैज्ञानिक और तकनीकी विकास को राष्ट्र की स्थिति बहुत जो कि अधिक है। उसके बाद है सामाजिक न्याय, तो सामाजिक न्याय से सभी ग्रेड का सम्मान, सभी वर्गों का समान विकास सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य है। अब यहाँ से शीत युद्ध क्या है, इसके कारणों की भी विवेचना कीजिए, क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर फंसेगा, इसको समझ लीजिए। तो द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद शीत युद्ध की शुरुआत बच्चों 1947 ईस्वी में होती है, या लगातार 1991 से चली थी ये युद्ध। यह युद्ध बच्चों जो है दो महाशक्तियों के बीच में लड़ा गया, अमेरिका और जो सोवियत संघ। विश्व के इतिहास में यह बच्चों एक ऐसा युद्ध था जो बिना किसी हथियार के लड़ा गया, इसी कारण इसको बच्चों शीत युद्ध कहा गया है। यही कारण है कि इसमें कोई भी बच्चों जो है खून खराबा नहीं हुआ है। वास्तव में यह कोई युद्ध नहीं था, बल्कि दो विचारों का मतभेद था, जो समाचार पत्रों, प्रिंटिंग मीडिया के द्वारा एक दूसरे के बीच नफरत जो है फैलाया जाता था। अमेरिका बच्चों पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को बेहतर मानता था, जबकि सोवियत संघ जो है समाजवादी व्यवस्था को बेहतर मानता था। इन्हीं दोनों के बीच में एक संघर्ष था, न कि कोई युद्ध। और भी इसको समझ लीजिए थोड़ा सा, इसके अर्थ, इसके जो कारण क्या थे। तो शीत युद्ध का बच्चों अर्थ होता है, जो अर्थ है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और जो सोवियत संघ के बीच राजनीतिक, आर्थिक और जो है सैन्य तनाव की स्थिति है, जिसमें दोनों देश सीधे युद्ध में नहीं उलझे, लेकिन विभिन्न माध्यम से एक दूसरे के विरुद्ध प्रतिस्पर्धा करते रहे। इसलिए बच्चों ठंडा युद्ध इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें सीधे जो है लड़ाई नहीं हुई है कोई भी। अब इसके बच्चों कारण क्या थे शीत युद्ध के, ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर बनेगा आपके। तो जैसे कि विचारात्मक जो मतभेद, तो जो कि अमेरिका जो कि पूंजीवादी को और जो है लोकतांत्रिक था, जबकि सोवियत संघ जो कि समाजवादी था। उसके बाद द्वितीय जो विश्व युद्ध के बाद शक्ति संतुलन,
तो युद्ध के बाद दोनों महाशक्तियों ने विश्व पर प्रभुत्व स्थापित करने की कोशिश की। उसके बाद है परमाणु हथियार की जो होड़, मतलब दोनों देशों ने परमाणु हथियार का विकास कर एक दूसरे को जो दबाने की कोशिश भी की थी। उसके बाद अगला इसका कारण था आर्थिक और जो सैन्य प्रतिस्पर्धा। तो दोनों ने अपने अपने प्रभाव क्षेत्र बढ़ाने के लिए सैन्य गठबंधनों और आर्थिक जो है सहायता कार्यक्रमों की शुरुआत की। उसके बाद है विश्व में प्रभाव क्षेत्र का विस्तार। तो दोनों महाशक्तियां अपने अपने विचारात्मक प्रभाव को बढ़ाने के लिए विभिन्न देशों में हस्तक्षेप करती रही। अब यहाँ से सीमा पर आतंकवाद क्या है उसको समझ लीजिए। सीमा पार मतलब जो है ऐसे समझ सकते हो कि एक ऐसी स्थिति है जब किसी एक देश की धरती का उपयोग किसी पड़ोसी देश या फिर अन्य देश में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने, योजना बनाने, वित्तीय और जो हथियारों की सहायता पहुंचाने के लिए किया जाता है। इसी को हम सीमा पार आतंकवाद कहते हैं। इसका बच्चों मुख्य उद्देश्य है लक्षित देश में अस्थिरता फैलाना, भय फैलाना, अशांति फैलाना इसका उद्देश्य है। एग्जाम्पल के माध्यम से समझिएगा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जैसे कि भारत जो कि दशकों से सीमा पार आतंकवाद का सबसे बड़ा शिकार रहा है। जैसे कि मुंबई आतंकवादी हमला जो कि 2008 में हुआ था, पाकिस्तान से समुद्र के रास्ते आए जो कि लश्कर ए तैयबा के आतंकवादियों ने भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई में जो कि अंधाधुंध गोलाबारी की और इसमें बमबारी जो कि 160 लोगों की जो कि निर्दोष लोग जो कि मारे गए थे। उसके बाद है पुलवामा जो है हमला जो कि 2019 में हुआ था। ये जम्मू कश्मीर के पुलवामा में जो कि सीआरएफ के काफिले पर एक आत्मघाती हमला था, जिसकी जिम्मेदारी पाकिस्तानी स्थित जो आतंकवादी संगठन था मोहम्मद ए जैसे मोहम्मद ने जो ली थी। अगला देखिएगा, यहाँ से फिर सेक्शन आपका सी आ चुका है। इसमें 4 ही क्वेश्चन आपके आएंगे जो कि 2 ही क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन देखिएगा कि यथार्थवाद क्या है, और मांथेनो के जो यथार्थवाद के जो सिद्धांत के परीक्षण आपको करना है। राष्ट्रीय शक्ति से क्या अभिप्राय है, इसके विभिन्न तत्व इनको भी हम समझेंगे। तो सबसे पहले बच्चों अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवाद क्या है इसको समझ लीजिए। यथार्थवाद बच्चों वह दृष्टिकोण है जो आदर्शवादी मूल्यों के बजाय ये वास्तविक तथ्यों मतलब जब फैक्ट पर और शक्ति और जो है राष्ट्रीय हितों को ये प्राथमिकताएं देता है। यह विचारधारा बच्चों मानती है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था अराजक है और प्रत्येक देश अपनी सुरक्षा शक्ति बढ़ाने के लिए संघर्ष करता है, ठीक है, स्ट्रगल करता है। यहाँ से बच्चों मार्थिनो को शास्त्रीय यथार्थवाद का सबसे प्रमुख प्रवक्ता माना जाता है। उन्होंने बच्चों अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स एमंग नेशंस इसमें जो कि राजनीतिक यथार्थवाद के 6 मूल सिद्धांत इन्होंने प्रतिपादित किए हैं। पहला इन्होंने बच्चों सिद्धांत बताया है मानव प्राकृत पर आधारित वस्तुनिष्ठ नियम। राजनीति उन बच्चों जो है वस्तुनिष्ठ नियमों से संचालित होती है जिनकी जड़ें अपरिवर्तनीय मानव स्वभाव में निहित हैं, क्योंकि मनुष्य स्वभाव से स्वार्थी और जो है शक्तिकांक्षी होता है, इसलिए उसका यह व्यवहार राज्यों की नीतियों में भी दिखाई देता है। दूसरा इन्होंने बच्चों इसका जो चरण बताया है शक्ति के रूप में परिभाषित राष्ट्रीय हित। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मुख्य केंद्र बिंदु जो कि शक्ति के रूप में परिभाषित राष्ट्रीय हित है, और किसी भी देश के नेता अपनी विदेशी नीति का निर्धारण आदर्शों से नहीं बल्कि अपने देश की शक्ति और सुरक्षा को बढ़ाने के लिए करते हैं। उसके बाद है राष्ट्रीय हित का जो है गतिशील स्वरूप। तो हित की अवधारणा स्थायी होती है, लेकिन समय स्थान परिस्थितियों के अनुसार इसका स्वरूप बदलता रहता है, और राष्ट्र अपनी आवश्यकता के अनुरूप अपनी आवश्यकताओं को भी जो है बदलते रहते हैं। उसके बाद है अमूर्त नैतिक नियम और राजनीतिक पर लागू नहीं होते हैं। तो व्यक्तिगत जीवन की सार्वभौमिक नैतिकता को राज्यों के कार्यों पर सीधे लागू नहीं किया जा सकता है। राज्य के लिए सबसे बड़ी नैतिकता उसके नागरिकों की सुरक्षा है, अस्तित्व की रक्षा करना है। फिर है 5वां इसका चरण है जो कि राष्ट्रों के नैतिक दावों और सार्वभौमिक जो नैतिकता में अंतर है। तो कोई भी बच्चों देश यह दावा नहीं कर सकता है कि उसकी जो नीतियां हैं ईश्वर या सार्वभौमिक न्याय के नियमों के अनुकूल हैं। राष्ट्रों के द्वारा नैतिक आवरण केवल जो अपने कूटनीतिक स्वार्थों को छिपाने के लिए ओढ़ा जाता है। उसके बाद 6वां इसका जो बिंदु है चरण है राजनीतिक क्षेत्र की स्वायत्तता मतलब जो है स्वतंत्रता। तो राजनीतिक यथार्थवाद राजनीतिक क्षेत्र में एक स्वतंत्र और स्वायत्त क्षेत्र मानता है। जैसे कि जो अर्थशास्त्री होता है ये बच्चों आर्थिक लाभ की सोचता है, वैसे ही जो एक राजनेता होता है किसी भी नीति का मूल्यांकन केवल इस आधार पर करता है कि यह जो है नीति राष्ट्र की शक्ति को कैसे जो है प्रभावित करेगी। तो निष्कर्ष में हम कहें बच्चों तो इन
आलोचनाओं के बावजूद मार्थेंगो का यथार्थवाद आज भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन का एक महत्वपूर्ण आधार है, जो राज्य के व्यवहार, सुरक्षा सुविधा और शक्ति संतुलन को समझने के लिए यथार्थवादी दृष्टिकोण प्रदान करता है। अब बच्चों, राष्ट्रीय शक्ति क्या है इसको समझ लीजिए। तो राष्ट्रीय शक्ति से बच्चों प्राय है किसी राष्ट्र मतलब देश की कुल क्षमता, सामर्थ्य या जो है योग्यता से है, जिसके बल पर वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करता है और दूसरे देशों के व्यवहार, निर्णयों, नीतियों को जो है अपने अनुकूल प्रभावित जो है नियंत्रित करता है। अंतर्राष्ट्रीय बच्चों राजनीति में के जो विशेषज्ञ हैं मार्थेंगो के अनुसार ये लिखें कि राष्ट्रीय शक्ति वह शक्ति है जो कोई राष्ट्र दूसरे राष्ट्रों के मानसिक और कार्यों पर प्रयोग करते हैं, इसी को हम राष्ट्रीय शक्ति कहते हैं। हम सरल शब्दों में कहें बच्चों तो जो है किसी देश की वह सामूहिक ताकत है जिसके डर या जो प्रभाव से दूसरे देश इसकी बात करने को जो है मजबूर होते हैं। अब यहाँ से बच्चों इसके प्रकार उदाहरण भी समझ लीजिए, जैसे कि सैन्य शक्ति, जैसे कि राष्ट्रीय शक्ति का सबसे प्रत्यक्ष और पारंपरिक रूप है। इसमें सेना का आकार, आधुनिक हथियार, युद्ध लड़ने की क्षमता इसमें शामिल है। उदाहरण के लिए जैसे कि अमेरिका, तो अमेरिका के पास बच्चों सबसे बड़ा और अच्छा बजट है, आधुनिक जो है परमाणु हथियार हैं, जिसके दम पर वह जो है वैश्विक सुरक्षा मामलों में सीधा जो है दखल देता है। ठीक है, मतलब ऐसे कैसे किसी देश से जो है डरता नहीं है। अब यहाँ से राष्ट्रीय शक्ति के जो है प्रमुख तत्व क्या हैं, अब इसके तत्व भी समझ लीजिए बच्चों। जो राष्ट्रीय शक्ति के जो प्रमुख तत्व हैं इनको भी समझ लीजिए, क्योंकि कोई भी देश जो है शक्तिशाली होता है तो इसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। तो यहाँ से मार्थेंगो महोदय ने इसके जो है दो इसके श्रेणियों को बांटा है, एक बांटा है स्थायी और जो है अस्थायी के रूप में। जैसे कि स्थायी, जैसे किसी देश कोई भी शक्तिशाली होता है तो किस कारण होता है, ठीक है, तो इसमें भौगोलिक जो तत्व होते हैं, जैसे कि वहाँ के क्षेत्रफल कैसा है, जलवायु कैसा है, स्थलाकृति क्या है, और दूसरा जो रोल है बच्चों वहाँ के प्राकृतिक संसाधन, जैसे कि तेल मिलना, यूरेनियम मिलना। तो यूरेनियम जहाँ जहाँ बच्चों जो होता है वो परमाणु हथियार बनाने में जो है सशक्त देश हैं। फिर की जनसंख्या, तो जनसंख्या भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो देश को मजबूती देते हैं, लेकिन कभी भी क्या है ज़्यादा जनसंख्या भी जो कि बोझ भी बन सकती है, जैसे कि भारत और जो है और चीन की जनसंख्या। अब यहाँ से परिवर्तनशील तत्व है, जैसे कि औद्योगिक क्षमता, ठीक है, और जो है सैन्य तैयारी, तकनीक और जो है विज्ञान, नेतृत्व और जो है सरकार का गुण, राष्ट्रीय मनोबल, कूटनीति की गुणवत्ता, ये सभी बच्चों जो है परिवर्तनशील तत्व हैं। अब यहाँ से स्वतंत्रता पश्चात भारतीय विदेशी नीति का आलोचनात्मक आपको मूल्यांकन करना है। फिर कि वैश्वीकरण की अवधारणा, इसके सकारात्मक और नकारात्मक जो प्रभाव हैं उसका आपको मूल्यांकन करना है। तो दोनों क्वेश्चन देखिएगा। सबसे पहले भारत में विदेशी जो नीति इसको समझ लीजिए। इसका बच्चों उद्देश्य है राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा करना और जो है आर्थिक विकास और विश्व शांति को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। यह बच्चों नीति गुटनिरपेक्ष, पंचशील सिद्धांतों और जो है रणनीतिक स्वायत्तता पर आधारित है। वर्तमान में भारत गुटनिरपेक्ष से आगे बढ़कर सक्रिय, बहुसंरक्षित और राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देने की नीति जो अपना रहा है। इस तरह से आपको लिखना है। अब यहाँ से बच्चों स्वतंत्रता पश्चात भारतीय विदेशी नीति के मूल आधार क्या है, जैसे कि गुटनिरपेक्ष जो आंदोलन, जैसे कि शीत युद्ध के समय भारत ने किसी भी सैन्य गुट जैसे कि अमेरिका, सोवियत संघ में शामिल ना होकर एक स्वतंत्र विदेश नीति जो कि अपनाई थी। फिर कि पंचशील सिद्धांत, तो पंचशील सिद्धांत जो शांतिपूर्ण शास्त्र पर आधारित है और एक दूसरे के संप्रभुता का सम्मान और गैर आक्रामक आंतरिक हमलों में हस्तक्षेप न करना, समानता और शांतिपूर्ण शास्त्र पर जो है जो कि केंद्रित है। फिर कि उपनिवेशवाद और जो है नस्लवाद का विरोध, तो भारत में बच्चों एशिया और अफ्रीका में स्वतंत्रता आंदोलनों का समर्थन किया और दक्षिण अफ्रीका में भेद नीति का विरोध भी किया। फिर कि आर्थिक जो विकास, तो विदेशी नीति का बच्चों जो लक्ष्य है देश के आधुनिकीकरण के लिए विदेश से पूंजी, तकनीकी प्रवाह को जो है सुगम बनाना इसका लक्ष्य है। फिर कि पड़ोसी हमलों की नीति, तो यद्यप जो है यह आधुनिक धारणा है लेकिन इसके बीच शुरू से ही मौजूद थे, जिसका उद्देश्य पड़ोसी के साथ जो है मैत्रीपूर्ण संबंध बनाना था। अब यहाँ से बच्चों वैश्वीकरण क्या है इसको समझ लीजिए। देखो वैश्वीकरण का मतलब होता है एक देश से दूसरे देश में जो व्यापार होता है, जो आदान प्रदान होता है, इसी को वैश्वीकरण कहते हैं। तो इसका अर्थ होता है बच्चों दुनिया भर के देशों, अर्थव्यवस्थाओं, समाजों का आपस में जुड़ना और एक दूसरे पर निर्भर होना, इसी को हम वैश्वीकरण कहते हैं। यह बच्चों वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी, तकनीक,
विचारों को जो है सीमाओं के पार स्वतंत्र प्रवाह है जो एक वैश्विक गांव का निर्माण करता है, या मुख्य रूप से व्यापारिक उदारीकरण और जो उन्नत संचार के द्वारा संचालित एक बहुआयामी एक प्रक्रिया है। इस तरह सबको लिखना है। अब बच्चों वैश्वीकरण के जो सकारात्मक जो नकारात्मक प्रभाव है इसको भी समझ लीजिए। तो सबसे पहले सकारात्मक प्रभाव को समझिएगा, जैसे कि आर्थिक विकास। तो वैश्वीकरण से बच्चों देशों के बीच व्यापार बढ़ता है और विकासशील देशों को विदेशी निवेश मिलता है और जिससे उनकी जो अर्थव्यवस्था है मजबूत होती है। फिर एक तकनीकी उन्नति, तो तकनीक और ज्ञान का आदान प्रदान होता है जिससे नए तकनीकों और नवाचारों को जो अपनाने में आसानी होती है। फिर एक संस्कृत का आदान प्रदान, तो विभिन्न देशों की जो कल्चर है उसका मेल होता है जिससे वैश्विक समझ और सागुरता बढ़ती है। उसके बाद है रोजगार के अवसर, तो नई कंपनियों के आने से रोजगार के अवसर बढ़ते हैं और विशेषकर विकासशील देशों में। फिर के सूचना और संचार, तो विश्व स्तर पर सूचना के आदान प्रदान में वृद्धि होती है जिससे लोग अधिक जागरूक और सशक्त बनते हैं। तो ये थे इसके सकारात्मक प्रभाव। अब यहाँ से नकारात्मक प्रभाव समझ लीजिए, जैसे कि सांस्कृतिक ह्रास। तो वैश्वीकरण के कारण बच्चों पारंपरिक और स्थानीय जो संस्कृति है वो कमजोर पड़ सकती है या फिर विलुप्त भी हो सकती है। दूसरा इसका प्रभाव है आर्थिक असमानता, तो बड़े और विकसित देशों का प्रभुत्व बढ़ता है जिससे छोटे जो गरीब देश हैं आर्थिक रूप से पिछड़ जाते हैं, फिर पिछड़ सकते हैं। उसके बाद है रोजगार का संकट, तो घरेलू उद्योगों को विदेशी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है जिससे छोटे जो उद्योग हैं प्रभावित होते हैं और बेरोजगारी भी बढ़ सकती है। उसके बाद है प्राकृतिक संसाधनों का शोषण, तो विकास की दौड़ में प्राकृतिक संसाधनों का अधिक दोहन होता है जिससे पर्यावरण पर प्रभाव इसका बुरा पड़ता है। उसके बाद है नियंत्रण की कमी, तो वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा और प्रभाव अधिक होने से राज्य नियंत्रण कमजोर हो सकता है। तो इस प्रकार वैश्वीकरण ने अनेक सकारात्मक और नकारात्मक पहलू जिनका संतुलन मूल्यांकन आवश्यक है। तो इस तरह से आपको लिखना है, जो कि क्लास मैंने इसकी करा दी है। इसका पेपर मैंने टेलीग्राम पर डाल दिया, आप चाहे तो इसका पेपर देख सकते हैं। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।